हो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को मैं क्लास 9th की एसएसटी जो है वो पढ़ा रहा हूं, जहां पे हम फ्रांसीसी क्रांति, जो कि हमारा क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, हम उस पर बात कर रहे थे। हमने इससे पहले भी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप हमारी क्लास पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप एक बार जो है उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पिछले वीडियो देख कर ही इस वीडियो पे आएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग पहुंच गए थे कि भाई हुआ क्या था कि लुई 16 और उनकी पत्नी एंतोनियत को जब जो है 1793 में फांसी दे दी गई, तो फांसी के बाद की स्टोरी पे हम लोग आगे बात करेंगे। 1793 में जब उनको फांसी दे दी गई तो अब बात ये थी कि भाई सत्ता जाएगी तो जाएगी किसके हाथ में। भाई पूरा खेल तो सत्ता का चल रहा था। तो जब वहाँ की जो संविधान सभा थी फ्रांस की, उन्होंने जब राजा रानी को फांसी दे दी, तो जो वहाँ का सबसे उस टाइम पर राजनीतिक समूह, जो सबसे एक्टिव समूह था, जिसको हम लोगों ने जैकोबिन क्लब के नाम से पढ़ा था, जिसका गठन जो है, जिसका नाम जो है वो किसके नाम पे, सेंट जैकब के नाम पे पढ़ा था। और ये जो जैकोबिन क्लब था, इसमें कौन लोग थे? इसमें गरीब तबके के, मजदूर वर्ग के लोग, ये सभी लोग जो थे, ये इस क्लब के सदस्य हुआ करते थे। ये चीज़ें हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, तो ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगा। तो जब लुई 16 और एंतोनियत को जब फांसी की सज़ा दे दी गई, तो उसके बाद जो सत्ता जिसके हाथ में गई, या कह सकते हो कि जो आपका जैकोबिन क्लब था उसका जो लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, तो जब सत्ता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के हाथ में गई, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने क्या किया कि जब सत्ता उसके हाथ में पहुंची, तो उसने क्या किया कि जो लोग भी क्रांति के विरोध में थे या जो भी राजा के समर्थक थे, उन पर अत्याचार करना प्रारंभ किया। राजा के समर्थकों पर या क्रांति का विरोध करने वाले लोगों पे अत्याचार करते करते कब वो आम लोगों पे अत्याचार करने लगा और कब लोग उसके विरोध में हो गए, इस पूरे टाइम पीरियड को ही हम लोग एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं। तो जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का जो टाइम पीरियड था, उसको हम आतंक के राज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आतंक के राज के नाम से। तो आज वाला वीडियो जो है वो पूरा का पूरा मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड पे होने वाला है। हम लोग बात करेंगे कि भाई मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था वो लीडर किसका था, उसने क्या काम किए, उसने राजा के समर्थकों के साथ क्या किया, बाद में पब्लिक उसके विरोध में क्यों हो गई, इन्हीं सभी बातों पर आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद हम जो है, और अगर अभी तक आपने वीडियो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लास 9 से लेके 12 तक के इंग्लिश और हिंदी मीडियम की दोनों क्लासें मिलती हैं। और आपको पता है कि यूपी बोर्ड या जितने भी आपके ऑल ओवर इंडिया के बोर्ड्स हैं, सभी का जो पैटर्न है, सिलेबस पैटर्न है, वो लगभग सेम ही है। तो इसलिए हम अपने वीडियोज़ को जो है ऑल ओवर हिंदी भाषी प्रदेशों के लिए कह सकते हो बनाते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस रहेगी वो हिंदी में ही हम लोग जो है इंटरेक्ट करते हैं, तो इसलिए हिंदी भाषी वीडियो रहता है। बाकी आपका प्यार और सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, ऐसा ही आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे तो हम लोगों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ चलिए बच्चे हमारा वीडियो देखते हैं। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक को शुरू करते हैं कि आतंक का राज, जब आतंक के राज के टाइम पीरियड की बात होती है तो आपको सीधी सी एक बात याद रखनी है कि आतंक का राज का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1793 से लेके 1794 तक का जो ये 2 वर्ष का टाइम पीरियड था, इसी को हम जो है आतंक के राज के नाम से जानते हैं। मेरे लिए क्यों जानते हैं, उसका एक कारण था कि भाई इस टाइम पे एक तरीके से आतंक मचा दिया था। किसने मचाया आतंक, बात करेंगे। तो 1793 का जो टाइम पीरियड था, इसको हम आतंक का राज कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जैसे 1793 में लुई 16 और रानी को फांसी दे दी गई, तो रानी को फांसी और राजा को फांसी देने के बाद बात थी भाई अब सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। अभी तक जो सत्ता का बंटवारा किया हुआ था, वहां पे जो नेशनल असेंबली थी ना, जिसका नाम चेंज करके कन्वेंशन कर दिया था, कन्वेंशन, तो उसने क्या कर रखा था कि भाई सत्ता का बंटवारा किया हुआ था कि कुछ अधिकार राजा के पास थे, कुछ मंत्री के पास थे, कुछ नेशनल असेंबली के पास थे, कुछ जजों के पास थे। ऐसे करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया था। लेकिन जैसे ही राजा और रानी को फांसी की सजा दी गई, वैसे सत्ता का क्या होता, दोबारा से केंद्रीकरण होता। एक बात याद रखना कि पहले भी फ्रांस में सत्ता का केंद्रीकरण था, फिर नेशनल असेंबली आई, उसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया, फिर से
जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम पीरियड आता है तो फिर दोबारा से सत्ता की जो क्रांति थी, इस सत्ता की क्रांति के पश्चात मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास जैसे सत्ता आती है तो सत्ता जो फिर से जो है जितनी भी पावर्स थी वो सारी की सारी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच गई। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा शक्तियां अगर किसी एक व्यक्ति के पास रहती हैं तो ऐसी सत्ता को हम सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। मतलब जहां पे ज्यादातर डिसीजन कोई एक व्यक्ति लेता है, तो इस प्रकार की जो हमारी सरकार होती है या इस प्रकार की जो हमारी सत्ता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सत्ता का केंद्रीकरण बोलते हैं। अब विकेंद्रीकरण जैसे आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जो होता है उसके सपोर्ट के लिए एक मंत्रियों का समूह होता है जिसमें कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और स्वतंत्र प्रभार मंत्री भी होते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे जब पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग इन चीजों पे बात करेंगे। तो जैसे ही राजा रानी को सजा दी गई, मौत की सजा के बाद उनको फांसी पे चढ़ाया गया, वैसे ही जैकोबिन क्लब का जो लीडर था ना आपका, कौन था, जैकोबिन क्लब का लीडर जो था वो व्यक्ति कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास सारे के सारे अधिकार आ जाते हैं कि किसको क्या करना है, ये सब कौन डिसाइड करने लगा, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। तो यहीं से ये बात उठकर आती है कि फ्रांस में सत्ता का केंद्रीकरण के पश्चात ज्यादातर शक्तियां जो थी वो किसके पास चली गई, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास। जैसे ही मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पास पावर्स पहुंची ना तो उसने क्या किया, आजादी और समानता के नाम पे, भाई लोग अभी नए नए आजाद हुए थे, लोग अभी क्या था, नए नए आजाद हुए, तो उसने इसी चीज का फायदा उठाया, आजादी और समानता के राज पे उसने क्या कर दिया, आतंक का राज शुरू कर दिया। आतंक का राज कैसे शुरू किया कि जो लोग भी शक के दायरे में थे, भाई किसी पे भी शक होता था ना, कोई भी व्यक्ति चाहे वो राजा का समर्थक हो या ना हो या वो आम नागरिक हो, कोई भी एनीबडी, कोई भी था जिसपे किसी पे भी शक हो जाता था, उसके लिए क्या बनाया गया, एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया। तो भाई जैसे मान लीजिए आप मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर हैं, आपको मुझ पे शक है, तो आपने क्या किया, मेरे नाम से एक केस चलाया और वो केस एक स्पेशल कोर्ट में चलता था। जैसे ही वो केस स्पेशल कोर्ट में चलता था, अब आप समझ लीजिएगा कि आपको पहले से पता है कि भैया ये शक के घेरे में आया है यहाँ पे, और उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया कि इसका केस भी यहीं चलेगा। तो सब उसका तो दोषी पाना संभव है, वो दोषी ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको उस नजरिए से देख रहे हैं। तो जो स्पेशल कोर्ट बनाया गया, जब वहां पे मुकदमा चलता था तो मुकदमे में जब कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो जाता था, तो जैसे ही वो व्यक्ति दोषी सिद्ध होता था ना, तो उसको क्या किया जाता था, चौराहों पे लगे गिलोटिन, गिलोटिन एक टाइप की मशीन होती थी जिसमें 2 ब्लेड लगे होते थे, एक नीचे ब्लेड लगा होता था, एक ऊपर ब्लेड लगा होता था। तो इस टाइप की एक मशीन बनाई थी डॉक्टर गिलोटिन ने, तो उन्हीं गिलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे इस मशीन का भी नाम क्या रखा गया, गिलोटिन मशीन रखा गया। तो इन गिलोटिन मशीनों पे क्या किया जाता है, उनको चौराहे पर इन गिलोटिन मशीनों में उनका सर रख के और उस पर क्या किया जाता था, उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था, चाहे वो राजा का समर्थक हो या आम आदमी, मतलब कोई भी हो। अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ शक के दायरे में आने के कारण ही उसको क्या कर दिया जाता था कि उस पर केस चलाया जाता था। केस चलाने के बाद अगर वो अपराधी सिद्ध हुआ तो उस पर उसको जो है जान से मार दिया जाता था, या कह सकते हो उसको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था, जहां पे उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो जब ये घटनाएं बढ़ने लगी, जब ज्यादातर लोगों को शक के दायरे में लेके स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद और जब वो गिलोटीन पर चढ़ाया जाता था, तो इससे क्या हुआ, आम जनता के अंदर सब डर आ गया, यार ये बहुत गलत हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति हल्का सा भी शक के घेरे में आता है तो आप उसको गिलोटीन चढ़वा देते हो, ये कहाँ का न्याय हुआ? क्या ऐसे ऐसे हम एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना करते हैं? भारत में भी ये हो रहा है, हालांकि आप इस चीज से बिल्कुल ही दरकिनार नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल जो है सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको बोलने पे पाबंदी है, वो अपना सरकार का एक अलग मसला है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कहता हूँ। क्यों? जिस दिन सत्ता में कलम और किताब दोनों पे पहरा हो जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आप जो है डर के माहौल में। और यही सब कहाँ चल रहा था, फ्रांस में चल रहा था। फ्रांस में क्या था कि साहब रोबेस्पियर ने कुछ सख्त नियम ले आए थे। नियम क्या लेके आए कि उन्होंने संविधान में वहाँ के जो नियम थे उनको चेंज किया। उन्होंने नियम क्या चेंज किए, तो उन नियमों पे बात करेंगे और आपको समझाएंगे कि कैसे वहाँ पे जो है बोलने पे पाबंदी थी कि भाई ये कहा गया किसानों से कि आप गेहूं की फसल जो करेंगे ना उसकी कीमत फिक्स रहेगी, चाहे वहाँ पे बर्फ पड़े या ना पड़े, सर्दी पड़े या ना पड़े, गर्मी पड़े या ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी टाइम हो, फसल खराब हो या अच्छी हो, आपकी एक फिक्स कीमत रहेगी। आप वही जो है
फिक्स कीमत पर जो है गेहूं को बेचेंगे। उसके बाद ये भी पाबंदी लगा दी गई कि किसानों को गेहूं जो है वो शहर में लाकर बेचना ही बेचना था। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया कि भाई ये और कहा गया कि आपने देखा होगा पहले क्या था कि क्रांतियां क्यों हो रही थी फ्रांस में, तो हमने देखा था कि भाई फ्रांस में क्रांतियां इसलिए हो रही थी कि साहब जैसे ही अनाज मतलब फसल खराब हो जाती थी तो लोग क्या करने लगते थे, अनाज को स्टोर करने लगते थे। हमने पढ़ा ना, आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था आपको। तो अब रोबेस्पियर ने ये कहा कि देखो साहब, अब अनाज खराब हो या अच्छा हो हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने खाने पीने की चीजों को छुपाया, अगर आपने खाने पीने की चीजों को छुपाया तो आपको भी क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। और सजा तो आपको पता ही है, सजा क्या होती थी, गिलोटीन लगा के चौराहे पे सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। उसके बाद ये कहा कि भाई सरकार के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, आप कुछ भी हो जाए आप सत्ता के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। अगर आप सत्ता के विरुद्ध बोलते हैं तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा और स्पेशल कोर्ट में वही पेशी वगैरह, और उसके बाद अगर आप दोषी सिद्ध हुए तो गिलोटीन पर चढ़ाकर आपको भी जो है वो मार दिया जाएगा। उसके बाद उसने क्या किया मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कि भाई गिरजाघर जो थे ना इन पे प्रतिबंध लगा दिया, भाई कोई भी गिरजाघर जो है वो नहीं खुलेगा। जितने भी गिरजाघर थे प्रदेश, जितने भी गिरजाघर थे फ्रांस के, सबको क्या कर दिया गया, सरकारी बिल्डिंग बना दिया गया। कहीं पे अस्पताल खोल दिया गया, कहीं पे कुछ बना दिया, मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट यूज में उन बिल्डिंग्स को लिया जाने लगा। तो इस प्रकार से बहुत सारी सख्ती कर दी उसने। एक पर्टिकुलर ये कहा कि भाई एक ही टाइप की रोटी खाएंगे पूरे देश के लोग। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, मेरा मन है आज गेहूं की रोटी खाने का, मैं गेहूं खाऊंगा, आपका मन है मक्के की रोटी खाने का, आप मक्के की रोटी खाएंगे। उसने क्या किया, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने ये कहा कि नहीं, अब पूरे देश में लोग एक ही तरह की रोटी खाएंगे। और उस रोटी को उसने नाम दिया समता रोटी। क्या नाम दिया, समता रोटी। तो यहां तक कि लोगों के बोलने पर, रहने पर, खाने पर, हर तरीके से हर लोगों पे प्रतिबंध लगा दिया। तो जब इतने सारे बाउंडेशन लगा दिए, जब इतने सारे बाउंडेशन लगाए तो लोगों में ये चलने लगा यार लाइफ हमारी कंट्रोल ये करना है सब। हम कैसे आजाद हुए, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, आजादी से। लोगों को जो है आजाद कराने की बात से बातों में बरगलाया जाता है और धीरे धीरे उनपे जो है नए नए आपके पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जाती हैं और उनको धीरे धीरे से क्या बनाया जाता है, उनको धीरे धीरे से आप गुलाम बनाया जाता है। तो जब इस टाइप से ये सब होने लगा फ्रांस में, तो फ्रांस के जो आम नागरिक थे ना, अब सब उनमें ये लगने लगा, उनमें यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति बहुत गलत है। तो लोगों ने अब क्या किया, अब लोगों ने रोबेस्पियर के खिलाफ ही क्या कर दिया, मुकदमा दायर कर दिया स्पेशल कोर्ट में। उन्होंने साहब ये खुद ही तो देशद्रोह है, ये दूसरों को गिलोटीन पे चढ़ा रहे हैं, ये खुद ही देशद्रोही है। तो रोबेस्पियर के अगेंस्ट भी एक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और उस मुकदमे में रोबेस्पियर जब दोषी पाए गए तो रोबेस्पियर को 17 जुलाई 1794 को क्या किया गया, वही काम जो आम समर्थकों के साथ या आम नागरिकों के साथ या राजा के जो समर्थक थे उनके साथ किया जा रहा था, अब वही काम किया गया किसके साथ, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ भी यही करके उसको गिलोटीन पर चढ़ाया गया और गिलोटीन पर चढ़ाने के बाद जब उसका मतलब उसको फांसी दे दी गई, तो जैसे ही गिलोटीन पर चढ़ाने के बाद मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का अंत होता है, वैसे ही क्या होता है, आप कह सकते हो कि फ्रांस में आतंक का राज समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमको एक बात हमेशा याद रखनी होती है कि क्रांति का मतलब आजादी नहीं होती है। ये याद रखना कि साहब हमने क्रांति ले आए तो हम आजाद हो गए, नहीं। आजादी जब मिलती है ना तो साहब उसको संभाल के रखना भी पड़ता है। ऐसे जब कोई क्रांति होती है, क्रांति से जब भी कोई आजादी मिलती है तो आजादी अपार संभावनाओं का खेल नहीं होता, उसको संभालना पड़ता है। बात समझ रहे, कुछ बाउंडेशंस होते हैं। अगर आजादी के बाद अगर आपके बाउंडेशन नहीं होंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे, जो शासक होंगे वो सत्ता का केंद्रीकरण करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पावर्स अपने पास रखेंगे और क्या करेंगे, उन सत्ता में आने के बाद उन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। और ये हमने देखा फ्रांस से कि भाई लुई 16 से शासन सत्ता आई किसके पास, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के साथ। लोगों ने क्या सोचा था, हमारा आने वाला जीवन बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगले 1 ही 1.5 साल में परेशान हो गए। भाई राजतंत्र से लोकतंत्र में आए, गणतंत्र हुआ फ्रांस, लेकिन लोग परेशान हो गए। भाई आतंक का राज आया। तो हमने क्या देखा कि भाई सत्ता का कभी भी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, सत्ता का ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जहां पे सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है वहां पे हम ये कह सकते हैं कि लोग जो है वो कम परेशान होते हैं। तो भारत में जब सत्ता की केंद्रीकरण की बात आती है
तो भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण है। हम सत्ता का विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। तो आज वाले वीडियो में हमने ये देखा कि सब आतंक का राज किसे कहा जाता है, और आतंक का राज का टाइम पीरियड 1793 से 1794 था। इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम पीरियड में था। मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो था वो जैकोबिन क्लब का लीडर था। इस तरीके से हमने आतंक के राज की पूरी घटना को समझा, क्यों लोग पहले खुश हुए, फिर बाद में क्यों नाराज हो गए, और फिर उन्होंने अपने नेता के साथ क्या किया। ये सब हमने आज के वीडियो में जाना, सीखा और समझा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को भी बता देना। अदरवाइज आपसे कोई प्रेशर नहीं है, और बाकी आपकी इच्छा की बात है, ठीक है। हालांकि आप जब इस वीडियो से जाएं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि हमको मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।